हेलो साथियों, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज। आज हम दिल्ली पुलिस का 27 नवंबर 2020 को आफ्टरनून वाली शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन करेंगे। पिछली क्लास में हमने मॉर्निंग वाली शिफ्ट का सॉल्यूशन किया था। ऐसे ही जो टोटल 37 शिफ्ट्स में 37 पेपर हुए थे उनका पर डे एक पेपर सॉल्यूशन करेंगे, जिससे आपको आइडिया रहे कि इस बार किस टाइप के क्वेश्चन किस टॉपिक से किस लेवल के कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इन सेट्स की पीडीएफ चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये एसएससी की साइट से ऑफिशियल पेपर डाउनलोड किए हुए हैं। प्रत्येक क्वेश्चन की व्याख्या मैं आपको करता हुआ चलूँगा, जिससे कि आपका एक क्वेश्चन से रिलेटेड बाकी क्वेश्चन जो बनेंगे वो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आपको पर डे वीडियो सॉल्यूशन चाहिए बाकी सारे सेट्स के तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन, वेसर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जो वेसर शब्द है वो मंदिर वास्तुकला से संबंधित है, क्योंकि वेसर शब्द है जो द्रविड़ शैली और नागर शैली, जो मंदिर बनाने की जो शैलियाँ होती हैं द्रविड़ शैली और नागर शैली, उसी का मिश्रित रूप को ही वेसर शैली कहते हैं। वेसर शैली भारतीय हिंदू स्थापत्य कला की 3 में से एक शैली है। नागर और द्रविड़ शैली के मिश्रित रूप को वेसर या बेसर शैली की संज्ञा दी गई है। यह विन्यास में द्रविड़ शैली का तथा रूप में नागर जैसा होता है। इस शैली के मंदिर विंध्य पर्वतमाला से कृष्णा नदी के बीच में निर्मित हैं। जो हमारा वेसर शैली होती है उसका जो विन्यास होता है वो तो द्रविड़ शैली का जैसा होता है, और जो रूप होता है वो नागर जैसा है। लंबाई चौड़ाई में तो द्रविड़ शैली का, और रूप जो आकार होता है उसमें नागर जैसा होता है। जैसे कि चित्र में दिया हुआ है, ये हमारा नागर शैली हो गया, ये हमारा द्रविड़ शैली हो गया, और इन दोनों का कंबाइन ये हमारा वेसर शैली हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, मृदा की नमी बनाए रखने के लिए जैविक पदार्थ की एक परत से अनावृत भूमि को ढकने की प्रक्रिया को कह लीजिए कहा जाता है। तो इसको मल्चिंग या मुल्चिंग कहा जाता है। मुल्चिंग मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए नंगे जमीन को कार्बनिक पदार्थों की एक परत के साथ कवर करने की प्रक्रिया है। जैसे कि आजकल हम खेतों में देखते हैं इस टाइप से, जैसे कि चित्र में दिया हुआ है। आजकल हम जो कार्बनिक एक परत चढ़ाई जाती है, जो खेत को जुताई करने के बाद उस पर कार्बनिक पन्नी के नीचे हम कार्बनिक परत चढ़ाई जाती है, इसी को मुल्चिंग या मल्चिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, दीघ निकाय के प्रवचनों का एक संग्रह है। जो दीघ निकाय है वह किसके प्रवचनों का एक संग्रह है? तो वह बौद्ध धर्म के प्रवचनों का एक संग्रह है। इसका आंसर हो जाएगा 2, बौद्ध धर्म। दीघ निकाय बौद्ध ग्रंथ के त्रिपिटक के सूत पिटक का प्रथम निकाय है। जो बौद्ध ग्रंथ के त्रिपिटक थे उसमें सूत पिटक का प्रथम निकाय है। दीघ निकाय में कुल 34 सूत्र हैं। यह लंबे सूत्रों का संकलन है। इन सूत्रों के आकार दीर्घ है, इसलिए इस निकाय को दीघ निकाय कहा जाता है। जैसे कि चित्र में दिया हुआ है दीघ निकाय का पुस्तक। क्वेश्चन नंबर 4, अगस्त 2020 में निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया गया था? ये उस टाइम करंट से रिलेटेड क्वेश्चन था। करंट से रिलेटेड क्वेश्चन 15 से 20 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे गए थे, इसलिए करंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इस साल 1 जनवरी 2023 से लेकर जब तक एग्जाम नहीं हो जाते तब तक के करंट अफेयर्स आपको रेडी करना है। चलिए इसका आंसर हो जाएगा मनिका बन्ना। ये मनिका बन्ना है, और इनके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। मनिका बन्ना राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीतने वाली पहली टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं, और यह दिल्ली के नारायण विहार की रहने वाली हैं। वह भारत में शीर्ष क्रम की टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं और फरवरी 2022 तक दुनिया में 50वें स्थान पर हैं। इनको अन्य पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भी मिल चुका है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा पशु वैदिक भारत में अश्वमेध अनुष्ठान से संबंधित था? इसमें क्वेश्चन में ये आंसर दिया हुआ है अश्वमेध मतलब घोड़ा, अश्व मतलब घोड़ा, तो वह कौन सा पशु है? घोड़ा। क्वेश्चन नंबर 6, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किसमें किया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए। सोडियम कार्बोनेट के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। सोडियम कार्बोनेट एक अकार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र Na2CO3 होता है। इसे धोवन सोडा या धोने का सोडा भी कहते हैं। यह एक सामान्य लवण है जिसका जलीय घोल क्षारीय होता है, इसलिए इसका उपयोग कपड़े धोने के लिए किया जाता है, इसलिए इसे धावन सोडा भी कहते हैं।
जल की कठोरता दूर करने में भी इसका उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल गुजरात राज्य के बाहर स्थित है? तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 राखीगढ़ी। राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में सरस्वती तथा द्रष्टद्वती नदियों के शुष्क क्षेत्र में स्थित एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थान है। तो राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है, सरस्वती नदी के साइड में। और राखीगढ़ी सिंधु घाटी सभ्यता का भारतीय क्षेत्रों में धौलावीरा के बाद दूसरा विशालतम स्थल है। धौलावीरा कहाँ पे है? गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 8, सितंबर 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय युद्धपोत अलंग शिप ब्रेकिंग यार्ड में विनिष्टीकरण के लिए पहुंचा था? तो इसका आंसर होगा INS विराट। INS विराट को नौसेना की मां के रूप में भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारतीय न्यायालयों के न्याय अधिकार क्षेत्र से बाहर रहकर भारत में कानून की प्रक्रिया से बचने वाले अपराधियों को निरुद्ध करने के लिए उपाय प्रदान करता है? इसका आंसर होगा भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018। अब इस अधिनियम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम वर्ष 2018 में पारित किया गया था। आर्थिक अपराधियों जो कि जैसे कि पैसे लेकर विदेश भाग जाते हैं उनके लिए संबोधित किया गया है। आर्थिक अपराधियों की सभी संपत्तियों को जब्त करने के लिए किसी भी विशेष अदालत को अधिकार देता है, जो भारतीय अदालतों के अधिकार क्षेत्र से बाहर रहकर 100 करोड़ से अधिक के अपराधों और अभियोजन पक्ष के आरोपों को आरोपित करता है। अब हम भगोड़ा आर्थिक अपराधी एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसके खिलाफ अनुसूची में दर्ज किसी अपराध के संबंध में गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है और इस अपराध का मूल्य कम से कम 100 करोड़ रुपए है। तो मतलब जो भगोड़ा किसे घोषित किया जाता है? जो अनुसूची में दर्ज किसी अपराध के संबंध में गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है और इस अपराध का मूल्य कम से कम 100 करोड़ रुपए है। इसके अतिरिक्त उस व्यक्ति ने मुकदमे से बचने के लिए देश छोड़ दिया है और मुकदमे का सामना करने के लिए देश लौटने से इनकार कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 10, राजा समुद्रगुप्त के दरबार में एक कवि और मंत्री था। मतलब कौन राजा समुद्रगुप्त के दरबार में एक कवि और मंत्री थे? इसका आंसर होगा हरिसेन। हरिसेन राजा समुद्रगुप्त के दरबार में एक कवि और मंत्री थे। और कम्बन किसके दरबार में थे? कम्बन चोल राजा कुलोत्तुंग के दरबार में थे। कम्बन तमिल भाषा के प्रसिद्ध ग्रंथ कम्ब रामायण के रचयिता थे। और वसुमित्र किसके समकालीन थे? तो कुषाण सम्राट कनिष्क के समकालीन थे। वसुमित्र प्रसिद्ध बौद्ध दार्शनिक और लेखक थे। वह कुषाण सम्राट कनिष्क का समकालीन था। इतिहास प्रसिद्ध बौद्ध संगतियों में से चौथी संगति का सभापतित्व वसुमित्र ने किया था। कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगति कश्मीर के कुंडल वन में आयोजित की गई थी। इस संगति के अध्यक्ष वसुमित्र और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। अश्वघोष कनिष्क का राजकवि था। क्वेश्चन नंबर 11, अगस्त 2020 में जर्मन फुटबॉल दिग्गज बोरुसिया डॉर्टमुंड के साथ निम्नलिखित में से किस फुटबॉल क्लब ने 2 साल की साझेदारी गठित की है? तो इसका आंसर होगा हैदराबाद FC ने। यह भी करंट से रिलेटेड क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 12, बायोगैस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका आंसर होगा बायोगैस में मीथेन 1% से कम होता है, जो कि गलत है। बाकी ऑप्शन सभी राइट हैं बायोगैस से रिलेटेड। बायोगैस में मीथेन का प्रतिशत 75% है। बायोगैस में मुख्य रूप से मीथेन 75% और कार्बन डाइऑक्साइड 25% होती है। जैविक पदार्थों का उपयोग करके बायोगैस का उत्पादन किया जाता है, जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अवायवीय वातावरण में बैक्टीरिया की मदद से टूट जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, पाणिनि कौन थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन 2, एक विद्वान जिन्होंने संस्कृत भाषा का व्याकरण तैयार किया था। संस्कृत भाषा का व्याकरण किसने तैयार किया था? पाणिनि ने किया था। महर्षि पाणिनि द्वारा रचित संस्कृत व्याकरण का एक अत्यंत प्राचीन ग्रंथ जो 700 ईस्वी पूर्व का है। इसमें 8 अध्याय हैं। प्रत्येक अध्याय में 4 पद हैं। प्रत्येक पद में 38 से 220 तक सूत्र हैं। पाणिनि संस्कृत भाषा के सबसे बड़े व्याकरण हुए हैं। उनका जन्म लगभग 5000 साल पहले नेपाल के वर्तमान राज्य में अर्घाखांची जिले के पनेना गांव में हुआ था। उनका जन्म इसी गांव में हुआ था, इसलिए इस गांव का नाम पाणिनि के नाम पर पड़ा। इन्होंने एक व्याकरण ग्रंथ की रचना की जो 4 भागों में लिखा गया है। इन्हें संस्कृत के पिता भी कहा जाता है, महर्षि पाणिनि, जैसे कि आपको चित्र में दिखाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो
तो इसमें पहला ऑप्शन, भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 अप्रैल 1935 को अपना प्रचलन आरंभ किया, तो ये इसका आंसर राइट होगा, मतलब ये कथन सही है। दूसरा ऑप्शन, रिजर्व बैंक ने अप्रैल 1947 तक पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य किया, यह ऑप्शन गलत है। इसका मतलब इसका आंसर ये ऑप्शन दूसरा हो जाएगा, क्योंकि रिजर्व बैंक ने 1948 तक पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य किया था। और तीसरा ऑप्शन देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक का 1949 में राष्ट्रीयकरण किया गया था, ये भी ऑप्शन सही है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हिल्टन यंग आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर की गई थी, ये भी आंसर सही है। चलिए हम आरबीआई के बारे में थोड़ा अच्छे से जान लेते हैं, कब क्या हुआ था। आरबीआई में 1933 में भारतीय संवैधानिक सुधारों पर श्वेत पत्र ने रिजर्व बैंक के निर्माण की सिफारिश की और विधानसभा में नया बिल पेश किया गया। 1934 में विधेयक पारित किया गया और गवर्नर जनरल की सहमति प्राप्त हुई। फिर 1935 में रिजर्व बैंक ने 1 अप्रैल को भारत के केंद्रीय बैंक के रूप में एक निजी शेयरधारकों के बैंक के रूप में 5 करोड़ रुपए की चुकता पूंजी के साथ परिचालन शुरू किया। 1942 में रिजर्व बैंक बर्मा का मुद्रा जारी करने वाला प्राधिकरण नहीं रहा। 1947 में रिजर्व बैंक ने बर्मा सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करना बंद कर दिया और 1948 में रिजर्व बैंक ने पाकिस्तान को केंद्रीय बैंकिंग सेवाएं देना बंद कर दिया। और 1949 में भारत सरकार ने रिजर्व बैंक अधिनियम 1948 के तहत रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया। 1935 में स्थापना के बाद भारतीय रिजर्व बैंक की कमान अब तक कुल 25 गवर्नर संभाल चुके हैं। रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर सर ओसबोर्न स्मिथ थे और वर्तमान नवयुक्त पूर्व वित्त सचिव व वित्त आयोग के वर्तमान सदस्य शशिकांत दास बनाए गए हैं, जिन्होंने 11 दिसंबर 2018 को पदभार ग्रहण किया। वह रिजर्व बैंक के 25वें गवर्नर बने हैं। तो ये हमारे भारत के पहले आरबीआई गवर्नर सर ओसबोर्न स्मिथ और ये है हमारे वर्तमान आरबीआई गवर्नर शशिकांत दास। क्वेश्चन नंबर 15, बीसीसीआई ने अगस्त 2020 में इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के 2020 संस्करण के शीर्षक प्रायोजक के रूप में किसकी घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ड्रीम 11। ड्रीम 11 2020 में प्रायोजक आयोजन के रूप में था, मतलब स्पॉन्सर ड्रीम 11 ने लिया हुआ था आईपीएल 2020 का। और प्रेजेंट में 2023 में आईपीएल का शीर्षक प्रायोजक कौन है? तो वो है टाटा। तो इस बार आईपीएल के टाइटल स्पॉन्सर इस बार टाटा है, जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं। और इस बार आईपीएल कौन जीती थी? इस बार आईपीएल चेन्नई सुपर किंग्स जीती थी, जो कि फाइनल में गुजरात टाइटंस को हराया था। क्वेश्चन नंबर 16, एक तमिल पर्व जिसमें मंदिर की मूर्तियों को एक अनुष्ठानिक स्नान कराने के लिए एक जुलूस में एक जल निकाय तक ले जाया जाता है। तो इसका आंसर होगा मासी मागम। मासी मागम का त्यौहार तमिल में मासी के महीने में मक्कम नक्षत्र के दौरान मनाया जाता है। मासी मागम का त्यौहार आमतौर पर पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। मंदिरों की मूर्तियों को जुलूस मासी मागम के दिन निकाला जाता है। उन्हें स्नान के लिए समुद्र के किनारे, तालाब या झील में ले जाया जाता है। यह चेतना, शक्ति और विशालता का प्रतीक है। जबकि मोपिन महोत्सव अरुणाचल प्रदेश के आलो जिले के मुख्य त्यौहार है और इसे गैलो जनजाति द्वारा नए साल के रूप में मनाया जाता है। और वहीं ख्वादो कूट एक धन्यवाद समारोह के रूप में पिट समुदाय के प्रमुख त्योहारों में से एक है और यह मिजोरम का त्यौहार है। तो ख्वादो कूट मिजोरम का त्यौहार है और मोपिन महोत्सव अरुणाचल प्रदेश का है और मासी मागम तमिल का है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली हरियाणा से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा फाग। फाग नृत्य हरियाणा का है। यह किसानों का एक मौसमी नृत्य है। यह एक मिश्रित नृत्य है, लेकिन कभी कभी केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। आमतौर पर फागुन के महीने में किया जाता है। हरियाणा के अन्य लोक नृत्य फागु नृत्य, लूर नृत्य, ढाप नृत्य, गुगा नृत्य, खोरिया नृत्य, होली नृत्य हैं। वहीं वेलाकली केरल राज्य का नृत्य है और चेती उड़ीसा राज्य का नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 18, द डिसाइपल चैतन्य तामड़े की एक पुरस्कार विजेता फिल्म है। तो मराठी में एक पुरस्कार विजेता फिल्म है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 मराठी। द डिसिपल एक मराठी फिल्म है जिसका निर्देशन चैतन्य तम्हाने ने किया है
इसका कथानक भारतीय शास्त्रीय संगीत पर आधारित है। समापन समारोह के दौरान द डिसिपल ने वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ पटकथा का पुरस्कार जीता है। यह महोत्सव में फिल्म को मिला दूसरा पुरस्कार है। इसे फेफरेसिकी द्वारा दिए गए अंतर्राष्ट्रीय आलोचकों के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। 2020 में टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के आधिकारिक चयन के बीच इस वर्ष भी द डिसिपल को एकमात्र भारतीय फिल्म के रूप में चुना गया था। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गजल के शेरों को निरूपित करने के लिए प्रयुक्त शब्द नहीं है? तो इसका आंसर होगा मांड। गजल अरबी साहित्य की एक प्रसिद्ध काव्य शैली है। उर्दू गजल के नियमों के अनुसार गजल में माल्टा और मक्ता होना अनिवार्य है, वरना गजल अधूरी मानी जाती है। अब मतला क्या है? किसी गजल के पहले शेर को मतला कहा जाता है। मतला की दोनों पंक्तियों में काफिया और रथी शामिल होना चाहिए। मतला ताल और खंडन पैटर्न सेट करता है। और मक्ता गजल के अंतिम दोहे को मंत्र कहा जाता है। मक्ता में कवि का नाम या उपनाम रहता है। और रदीफ काफिया के तुकबंदी और इसके बाद आने वाले शब्द या शब्द रथीब कहलाते हैं। काफिया बदलता है लेकिन रथीब नहीं बदलता है। इसका स्वरूप जैसा है वैसे ही बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20, केंद्रीय बजट 2020-21 में घोषित किसान रेल योजना के अंतर्गत प्रथम रेल परिवहन सेवा कब प्रारंभ हुई थी? तो केंद्रीय बजट 2020-21 में घोषित किसान रेल योजना के तहत उद्घाटन ट्रेन महाराष्ट्र और बिहार के बीच में चली थी। भारतीय रेलवे ने देवलाली महाराष्ट्र से दानापुर बिहार तक पहली किसान रेल शुरू की है। किसान रेल पहली बार बहु कमोडिटी ट्रेनें हैं। प्रशीतित डिब्बों वाली इन ट्रेनों में कम समय में सब्जियों फलों जैसे खराब कृषि उत्पादों को बाजार में लाने में मदद मिलेगी। मतलब जो फल और सब्जियां जल्दी खराब हो जाती हैं तो ये डिब्बे शीत होते हैं, मतलब ठंडे डिब्बे होते हैं, जिससे ये जल्दी से खराब नहीं होते और इनको बाजार में जल्दी से लाया जा सकता है। यह सुनिश्चित करेगा कि कृषि उत्पाद देश के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुँचे। ये ट्रेनें 2022 तक किसानों की आय को दुगना करने के लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में एक कदम है। इनसे किसानों को काफ़ी मदद मिलने की उम्मीद है, क्योंकि इन गाड़ियों का भाड़ा सामान्य गाड़ियों के पार्सल ट्रैफिक के अनुसार वसूला जाए। निम्न में से कौन सा शब्द शहद के उत्पादन से संबंधित है? तो शहद के उत्पादन से संबंधित शब्द है एपीकल्चर। क्वेश्चन नंबर 22, महापद्मानंद ने किस साम्राज्य पर शासन किया था? तो इसका आंसर होगा मगध पर। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। 345 से 321 ईसा पूर्व से उत्तरी भारत में मगध पर नंद राजवंश का शासन था। यह महापद्मानंद द्वारा स्थापित किया गया था, जिन्हें उग्रसेन के रूप में भी जाना जाता है, यानी एक विशाल सेना का संरक्षक जिसने कुरु, कलिंग और काशी जैसे कई राज्यों को हराया। उन्हें प्राणों में सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला भी कहा गया है। महापद्मानंद को सभी क्षत्रियों को नाश करने वाला प्राणों में कहा गया है, और प्राणों में इन्हें महापद एकराट को यानी एकमात्र सम्राट कहा है। ऐसा लगता है कि उन्होंने उन सभी राजवंशों को उखाड़ फेंका जो उनके समय थे। उन्हें अक्सर भारतीय इतिहास का पहला साम्राज्य निर्माता के रूप में वर्णित किया जाता है। महापद्मानंद को दूसरा परशुराम भी कहा जाता है। महापद्मानंद के 8 पुत्र उनके उत्तराधिकारी बने। घनानंद आखिरी शासक था नंदवंश का। क्वेश्चन नंबर 23, आर्थिक सर्वेक्षण में आर्थिकी को भोजन की थाली से संबंधित करने के प्रयास में थालीनॉमिक्स की अवधारणा प्रस्तुत की गई थी। तो कब प्रस्तुत की गई थी? 2019-20 में। क्वेश्चन नंबर 24, त्रिपुरा का एक प्रमुख पर्व है जिसमें पालतू पशुओं के देवी देवताओं की पूजा की जाती है। तो त्रिपुरा का एक प्रमुख पर्व कौन सा है? गरिया पूजा। गरिया पूजा त्यौहार यह त्रिपुरा में एक प्रमुख त्यौहार है जो चैत्र महीने के अंतिम दिन आयोजित किया जाता है। जातीय जनजातीय त्रिपुरी और रींगस द्वारा एक फसल उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस त्यौहार में गरिया नृत्य भी किया जाता है। एक बांस का खम्मा जो पशुधन और धन के देवता भगवान गरिया का प्रतीक है, फूल और माला के साथ पूजा जाता है, जिन्हें प्रमुख सामग्रियों के साथ गरिया पूजा आयोजित की जाती है। वह है सूती धागे, चावल, रिचा, फोलचिक, राइस बियर, वाइन, मिट्टी के बर्तन, अंडे और वाइन। देवता के समक्ष मुर्गे की बलि दी जाती है और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए भगवान के सामने मुर्गे का खून बहाया जाता है। यह पूजा 7 दिनों के लिए बैसाख आता है अप्रैल महीने में, तो बैसाख महीने के 7वें दिन आयोजित की जाती है। क्वेश्चन नंबर 25, कंडाली जिसे नेटल भी कहते हैं के पौधे की पत्तियां कौन सा अम्ल स्रावित करती है जिसे छूने पर पीड़ादायी डंक की अनुभूति होती है?
तो कंडाली के पौधे की पत्तियां मेथेनोइक अम्ल स्रावित करती हैं। कंडाली पौधों में चुभने वाले पत्ते होते हैं जिनमें रसायनों का मिश्रण होता है। यदि कोई जानवर पत्तियों को छूता है तो चुभने वाले बाल त्वचा में रसायनों को भर देते हैं। कंडाली की पत्तियों के चुभने वाले बाल मेथेनोइक अम्ल भर देते हैं। कौन अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु के बाद थानेसर का राजा बना था? इसका आंसर होगा हर्षवर्धन। अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु के बाद हर्षवर्धन थानेसर का राजा बन गया था। वर्ष 600 ईस्वी में सम्राट हर्षवर्धन का उदय हुआ, जिनकी जीवनी हर्षचरित संस्कृत में उनके सौजन्य बाणभट्ट द्वारा लिखी गई थी। हर्षवर्धन के जीवन और चीनी यात्री जुआन जंग के वृत्तांतों की कहानी हर्षचरित में वर्णित है। अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु के बाद हर्षवर्धन थानेसर का राजा बन गया। उनके बहनोई कन्नौज के शासक थे और बंगाल के शासक द्वारा मारे गए थे। उन्होंने कन्नौज पर अधिकार कर लिया और फिर बंगाल पर कब्जा करके अपने बहनोई की मौत का बदला लिया। उसने मगध और बंगाल दोनों पर विजय प्राप्त की, लेकिन दक्कन में उसके अभियान को चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय ने रोक दिया। दक्कन में उसके अभियान को किसने रोक दिया था? चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय ने। क्वेश्चन नंबर 27, मैदानों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? आंसर होगा फर्स्ट, भारतीय गंगा का मैदान भारत का सबसे विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र, यह गलत है। बाकी 3 ऑप्शन सही हैं, क्योंकि जो भारतीय गंगा का मैदान है वो सबसे सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है कि विरल। अब इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट है वो देख लेते हैं। भारतीय गंगा का मैदान, जिसे उत्तर भारतीय मैदान भी कहा जाता है, भारतीय उपमहाद्वीप का एक व्यापक उत्तर मध्य भाग है जो ब्रह्मपुत्र नदी घाटी और गंगा नदी के संयुक्त डेल्टा से पश्चिम की ओर फैला हुआ है। इस क्षेत्र में उपमहाद्वीप के सबसे अमीर और सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्र हैं, इसलिए पहला ऑप्शन गलत हो गया था। बाढ़ का मैदान या बाढ़ का मैदान किसी नदी या नाले के बगल की भूमि का समतल क्षेत्र होता है। यह नदी के किनारे से घाटी के बाहरी किनारों तक फैला होता है। नदी के तलछट के कारण बाढ़ के मैदान प्राकृतिक रूप से बहुत उपजाऊ हैं जो वहाँ जमा है। यह तलछट बाढ़ के मैदान पर बढ़ते पौधों के लिए अच्छा है, अतः कथन 2 भी सही होगा। समतल मैदान भूमि के बड़े हिस्से हैं, वे आमतौर पर समुद्र तल से 200 मीटर से अधिक ऊपर नहीं होते हैं, अतः कथन 3 भी सही है। पहाड़ियों और पहाड़ों से इन एजेंटों द्वारा कटाव द्वारा पानी, बर्फ, हवा, क्षरण या जमा द्वारा लावा बहने से मैदानों का निर्माण हो सकता है, अतः कथन 4 भी सही है। क्वेश्चन नंबर 28, प्रवासी रोजगार किसकी एक पहल है जो नौकरी के इच्छुक लोगों को उपयुक्त नियोक्ताओं से जोड़ने की आवश्यकता पूर्ति करती है? तो इसका आंसर है किसकी पहल है? ये सोनू सूद की पहल थी। सोनू सूद ने बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए प्रवासी रोजगार मोबाइल ऐप उपलब्ध है। इस ऐप के माध्यम से श्रमिकों को देश भर में विभिन्न क्षेत्रों से सही नौकरी के अवसर खोजने में मदद मिलेगी। अभिनेता सोनू सूद ने इस प्रवासी रोजगार ऐप को लॉन्च किया है, जिससे कोविड-19 महामारी के बीच प्रवासियों को अपने घरों तक पहुंचने में मदद मिली है। प्रवासी रोजगार मोबाइल ऐप नौकरी खोजने के लिए सभी आवश्यक जानकारी और सही लिंक प्रदान करने के लिए एक मुफ्त ऑनलाइन मंच है। क्वेश्चन नंबर 29, काल्पनिक कस्बा मालगुड़ी किसके द्वारा लिखित कहानियों में वर्णित किया गया है? तो इसका आंसर होगा R.K. नारायण। R.K. नारायण अपनी पुस्तक मालगुड़ी डेज के लिए प्रसिद्ध हैं। यह पुस्तक 32 छोटी कहानियों का संग्रह है। कहानियां एक काल्पनिक शहर मालगुड़ी में घटित होती है और हर कहानी उस युग में भारत के आम आदमी के सामने आने वाली सामान्य समस्या के बारे में बताती है। इंडियन थॉट पब्लिकेशन ने इसे 1943 में प्रकाशित किया। हालांकि पेंगुइन क्लासिक्स ने 1982 में भारत के बाहर इस पुस्तक को फिर से प्रकाशित किया। इस पुस्तक की इतनी लोकप्रियता हासिल की कि कुछ कहानियों को निर्देशक और अभिनेता शंकर नाग द्वारा टीवी पर प्रसारित किया गया। वह मुल्क राजा आनंद और राजा राव के साथ अंग्रेजी में प्रारंभिक भारतीय साहित्य के एक प्रमुख लेखक थे। R.K. नारायण के अन्य पुस्तक द गाइड, स्वामी एंड फ्रेंड्स, द बैचलर ऑफ आर्ट्स, द डार्क रूम, द इंग्लिश टीचर, मिस्टर संपत, नेक्स्ट संडे, माई डेटलेस डायरी, माई डेज। अब R.K. नारायण के बारे में थोड़े जान लेते हैं। R.K. नारायण 1986 से 1992 तक संसद राज्यसभा के सदस्य के रूप में कार्य किया। उन्हें 2001 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय दंड संहिता की धारा गैर कानूनी सभा हेतु दंड से संबंधित है। तो धारा 143, जो कोई गैर कानूनी सभा का सदस्य है उसे या तो विवरण के लिए कारावास की सजा दी जाएगी
जो 6 महीने तक या जुर्माना या दोनों के साथ हो सकती है। 159 159 है वो दंगा के लिए है। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति सार्वजनिक स्थल पर लड़कर सार्वजनिक शांति को भंग करते हैं तो उन्हें एक अपराध करने के लिए कहा जाता है। तो यह धारा 159 दंगा के लिए, धारा 143 सजा के लिए जो कि गैर कानूनी सभा के लिए सजा का प्रावधान करती है, और धारा 166 किसी भी व्यक्ति को चोट पहुंचाने के इरादे से कानून के अवहेलना करने वाला लोक सेवक, जो भी एक लोक सेवक होने के नाते जानबूझकर कानून की किसी भी दिशा की अवज्ञा करता है, जिस तरह से वह खुद को इस तरह के लोक सेवक के रूप में संचालित करना चाहता है या करने का इरादा रखता है, या यह जानने की संभावना है कि वह इस तरह की अवज्ञा से चोट का कारण बन जाएगा, किसी भी व्यक्ति को 1 वर्ष के लिए साधारण कारावास से दंडित किया जाएगा। और धारा 135 है वह सिपाही, नाविक या एयरमैन की मर्यादा का उन्मूलन। क्वेश्चन नंबर 31, तृतीयक उपभोक्ता खाद्य श्रृंखला में कौन से पोषी स्तर बनाते हैं? जो तृतीयक उपभोक्ता होता है वो चौथा पोषी स्तर बनाते हैं। तृतीयक उपभोक्ता एक जानवर है जो प्राथमिक उपभोक्ताओं और माध्यमिक उपभोक्ताओं को खाकर अपना पोषण प्राप्त करता है। तृतीयक उपभोक्ता मांसाहारी शिकारी होते हैं, हालांकि वे सर्वाहारी भी हो सकते हैं, जो ऐसे जानवर हैं जो मांस और पौधे दोनों की सामग्री पर भोजन करते हैं। वे कभी कभी कई अलग अलग जानवरों और यहाँ तक कि पौधों को भी खा सकते हैं। तृतीयक उपभोक्ता कुछ उदाहरणों में शिकार, बड़ी बिल्लियां और लोमड़ियों के पक्षी शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 32, 2020-21 के अनुसार कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के लिए न्यूनतम समर्थक अनुशंसित नहीं करता है। तो किसके लिए नहीं करता है? अलसी के लिए नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय जनगणना 2011 में जनसंख्या में हुई प्रतिशत वृद्धि 2000 की तुलना में लगभग कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई है? तो यह इसका आंसर होगा 17.5%। 2001 और 2011 की जनगणना के बीच भारत की जनसंख्या में पिछले दशक में 21.5% की तुलना में इस बार 17.7% की वृद्धि हुई। इस दशक के दौरान प्रमुख राज्यों में बिहार राज्य में जनसंख्या में सबसे अधिक दशकीय वृद्धि दर्ज की गई है, यानी 25.4%, जबकि 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 20% से अधिक की जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई है। 2001 से 2011 तक तत्कालीन गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे द्वारा जारी अंतिम जनगणना के अनुसार 1 मार्च 2011 तक भारत की कुल जनसंख्या 1,21,07,26,932 या 121 करोड़ यानी कुल जनसंख्या में 18.196 करोड़ व्यक्तियों की वृद्धि हुई है। क्वेश्चन नंबर 34, विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 20 मार्च को विश्व मौखिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 20 मार्च को विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस FDI वर्ल्ड डेंटल फेडरेशन द्वारा आयोजित किया जाता है और दुनिया भर में मनाया जाता है। 2007 में यह पहली बार घोषित किया गया था और मूल रूप से पहली बार 12 सितंबर को FDI संस्थापक डॉक्टर चार्ल्स गोल्डन के जन्मदिन पर मनाया गया था। 2013 तक अभियान पूरी तरह से सक्रिय नहीं था और सितंबर में होने वाले FDI वर्ल्ड डेंटल कांग्रेस के साथ संघर्ष से बचने के लिए तारीख को बदलकर 20 मार्च कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 35, भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या करने का प्रयास करेगा तो उसे साधारण कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे कितने वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है या फिर आर्थिक दंड या दोनों से दंडित किया जाएगा? तो इसका आंसर होगा 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 309 में कहा गया है, जो कोई भी आत्महत्या करने का प्रयास करता है और इस तरह के अपराध के लिए कोई कार्य करता है तो उसे 1 वर्ष तक के लिए साधारण कारावास या जुर्माना या दोनों के साथ दंडित किया जाएगा। 2020 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत संकुचन का अनुमान व्यक्त किया था? ये उस टाइम करंट से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो इसका आंसर होगा 4.50। क्वेश्चन नंबर 27, मानवता हेतु गुलबेकियन पुरस्कार 2020 किसको प्रदान किया गया था? तो इसका आंसर होगा ग्रेटा थुनबर्ग। वह एक स्वीडिश पर्यावरण कार्यकर्ता है। जो ग्रेटा थनबर्ग है वह स्वीडिश का है और एक पर्यावरण कार्यकर्ता है। 1 मिलियन यूरो की पुरस्कार राशि के साथ उन्हें मानवता के लिए गुलबेकियन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार 1956 में स्थापित किया गया था। ग्रेटा थनबर्ग है, उन्हें अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2019 से भी सम्मानित किया गया था।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इनमें बाकी 3 ऑप्शन सही हैं, लेकिन ऑप्शन 2 दोमट मृदा का उपयोग घट, खिलौने और मूर्ति बनाने के लिए किया जाता है, यह ऑप्शन गलत है। बाकी 3 ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन रेतीली मृदा में पानी का रिसाव दर सबसे अधिक और चिकनी मृदा में सबसे कम होती है, ये बिल्कुल सही है। और ऐसे ही ऑप्शन तीसरा, चिकनी और दोमट मृदाएं गेहूं, चना और धान उगाने के लिए उपयुक्त होती है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन चौथा, कपास रेतीली दोमट मृदा में पाई जाती है, ये भी सही है। दोमट मिट्टी में बहुत अधिक आर्द्रता होती है और यह अधिकांश बगीचे के पौधों के लिए उपयुक्त होती है और अच्छी तरह से जल निकासी भी करती है ताकि जड़ों तक पर्याप्त हवा पहुंच सके। लेकिन और खिलौने, बर्तन और मूर्तें बनाने के लिए मृणमय मिट्टी का उपयोग किया जाता है, क्योंकि चिकनी मिट्टी में मृणमय मिट्टी चिकनी मिट्टी में दोमट, रेत या गाद की तुलना में सबसे अधिक जल धारण क्षमता होती है। क्वेश्चन नंबर 39, मुस्लिम महिला अधिनियम जो वैवाहिक अधिकारों को संरक्षण करते हैं वो अधिनियम, मुस्लिम महिला अधिनियम 19 सितंबर खारिजे को प्रभावी हुआ था। तो किस वर्ष प्रभावी हुआ था? 2018 में। मुस्लिम महिला विधेयक जो अधिनियम है 2019 को कानून और न्याय मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद द्वारा लोकसभा में पेश किया गया था। विधेयक ने तलाक की सभी घोषणाएं की जिनमें लिखित या इलेक्ट्रॉनिक रूप में शामिल है शून्य होना और अवैध होना। बेसिकली ये विधेयक महिलाओं में जो मुसलमानों में होता है 3 तलाक का, उससे रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 40, अगस्त 2020 तक की स्थिति के अनुसार ग्राहम रीड भारतीय पुरुषों की किस टीम के मुख्य कोच हैं? तो ये हॉकी टीम के मुख्य कोच हैं। ग्राहम रीड ऑस्ट्रेलिया के हैं। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक गतिविधियों के द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर होगा चीनी कारखाना। चीनी कारखाना आर्थिक गतिविधियों के द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं। द्वितीयक क्षेत्र में कच्चे माल, खाद विनिर्माण, कपड़ा निर्माण और उद्योग के द्वितीयक प्रसंस्करण शामिल हैं। अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्र में वे आर्थिक क्षेत्र शामिल हैं जो एक तैयार उपयोग योग्य उत्पाद बनाते हैं। विनिर्माण, निर्माण और बिजली, गैस और जलापूर्ति, ये इसके एग्जाम्पल हैं। और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी गतिविधि आती है, द्वितीयक में कौन सी, तृतीयक में कौन सी। तो प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, वानिकी, पशुपालन, मछली पालन, मुर्गी पालन और खनन। वहीं द्वितीयक क्षेत्र की गतिविधियों में विनिर्माण और निर्माण, और तृतीयक क्षेत्र की गतिविधियों में व्यापार, परिवहन, संचार, बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, सेवाएं, बीमा इत्यादि आते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट किसकी पुस्तक श्रृंखला में एक काल्पनिक चरित्र है? तो इसका राइट आंसर होगा जेके रोलिंग। ऑप्शन नंबर 4 जेके रोलिंग। जेके राउलिंग की किताबों की एक श्रृंखला में लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट एक काल्पनिक चरित्र है। लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट टॉम मार्वोल्ड रिडल के लिए एक काल्पनिक गीत है जो हैरी पॉटर उपन्यास की जे रोलिंग की श्रृंखला में एक काल्पनिक चरित्र और मुख्य प्रतिपक्षी है। वोल्डेमॉर्ट पहली बार हैरी पॉटर और द फिलोसफर स्टोन में दिखाई दिए जो 1997 में प्रकाशित हुआ था। बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 25 के अंतर्गत प्रत्येक तिमाही के अंतिम शुक्रवार को व्यवसाय की समाप्ति पर या शुक्रवार को सार्वजनिक अवकाश होने की स्थिति में पूर्ववर्ती कार्य दिवस के व्यवसाय की समाप्ति पर प्रत्येक बैंकिंग कंपनी की भारत में परिसंपत्तियां भारत में इसकी मांग और समय देयताओं के कम से कम नहीं होनी चाहिए, तो वह 75% से कम नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन 3 राइट आंसर होगा। इसके कुछ की पॉइंट्स है वो पढ़ लेते हैं। प्रत्येक तिमाही के अंतिम शुक्रवार को व्यवसाय के करीब हर बैंकिंग कंपनी की भारत में संपत्ति या उस शुक्रवार को निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के तहत एक सार्वजनिक अवकाश है। व्यवसाय के करीब पूर्ववर्ती कार्य दिवस 75% से कम नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 44, कावेरी द्रोणी भारतीय राज्यों तमिलनाडु, कर्नाटक और किस में स्थित है? तो ये कावेरी द्रोणी होती है जो भारतीय राज्य तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 केरल। कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। यह नदी पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है और 3 राज्य कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल से होकर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा के रूप में भी जाना जाता है और इसकी लंबाई 800 किलोमीटर है।
क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नदियों से संबंधित नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, उत्खंड। जबकि नदियाँ जलप्रपात भी बनाती है, विसर्प भी बनाती है और वितरिका भी बनाती है। क्वेश्चन नंबर 46, भारत की संविधान सभा में मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातीय व बहिष्कृत क्षेत्रों से संबंधित सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे। तो इनके अध्यक्ष कौन थे? अल्पसंख्यकों एवं जनजातीय व बहिष्कृत क्षेत्रों से संबंधित सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, वल्लभ भाई पटेल। अब हम जो उस टाइम जो समितियाँ बनी थी और उनके कौन कौन अध्यक्ष थे उनके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ी डिटेल में। पहली समिति थी प्रक्रिया विषयक नियमों संबंधी समिति, उसके अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति के अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। वित्त एवं स्टाफ समिति के भी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद। प्रत्यय पत्र संबंधी समिति के अध्यक्ष थे अल्लादे कृष्ण स्वामी अय्यर। आवास समिति के अध्यक्ष थे बी पट्टाभी सीतारमैया। कार्य संचालन संबंधी समिति के अध्यक्ष थे के.एम. मुंशी। राष्ट्रीय ध्वज पर तदप समिति के भी अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के कार्यकरण संबंधी समिति के अध्यक्ष थे जी. मावलंकर। राज्य संबंधी समिति जवाहरलाल नेहरू थे अध्यक्ष। मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक एवं जनजातीय और अपवर्जित क्षेत्रों से संबंधित सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और अल्पसंख्यकों पर उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? एस.सी. मुखर्जी। और मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी। और पूर्वोत्तर सीमांत जनजातीय क्षेत्रों और असम के अपवर्जित और आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्रों संबंधी उप समिति के अध्यक्ष थे गोपीनाथ बरदोलोई। और अपवर्जित और आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्र संबंधी उप समिति असम को छोड़कर अन्य क्षेत्र के लिए जो अध्यक्ष थे ए.वी. ठक्कर थे। और संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। और संघ संविधान समिति के भी अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ये जितनी भी समितियाँ थे उनके अध्यक्ष थे। ये समितियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से हर साल एसएससी के हर एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 47, इनाम गांव उत्खनन स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? तो इनाम गांव उत्खनन स्थल घोड़ नदी के किनारे स्थित है। इनाम गांव घोड़ नदी के पास स्थित है, जो महाराष्ट्र में भीमा नदी की एक सहायक नदी है। इनाम गांव महाराष्ट्र में हड़प्पा का पुरातात्विक स्थल है। आमतौर पर वयस्कों को इस स्थल पर दफनाया जाता था। उत्तर की ओर सिर के साथ शव को सीधा रखा जाता था। इनाम गांव स्थल से गेहूं, जौ, मसूर, बाजरा और तिल के अवशेष मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 48, अगस्त 2020 में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने अक्टूबर 2020 से प्रारंभ विपणन वर्ष हेतु गन्ने का उचित एवं पारिश्रमिक मूल्य कितने रुपए प्रति क्विंटल घोषित किया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 285 रुपये। क्वेश्चन नंबर 49, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा किस धारा में भारत में निगमित किसी बैंकिंग कंपनी को अपने बोर्ड में किसी ऐसे व्यक्ति को निदेशक नियुक्त करने से निषिद्ध करती है जो किसी अन्य बैंकिंग कंपनी का निदेशक हो? तो बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 16 यह निषिद्ध करती है। तो ऑप्शन नंबर 3, 16 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा मठ सिक्किम में स्थित नहीं है? तो जो तांबो है वो सिक्किम में स्थित नहीं है, बाकी तीनों सिक्किम में स्थित हैं। तांबो मठ उत्तर भारत के हिमाचल प्रदेश के स्पीति घाटी के तांबो गांव में स्थित है। यह कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। यह तिब्बती बौद्ध लाटवा रिनचेप जंगपो द्वारा पश्चिमी हिमालय साम्राज्य के राजा येसो की ओर से फायर ऐप के तिब्बती वर्ष में 1996 ईस्वी में स्थापित किया गया था। यह भारत और हिमालय दोनों में सबसे पुराना लगातार संचालित बौद्ध परिवर्ती होने के लिए प्रसिद्ध है। इसकी दीवारों पर प्रदर्शित की गई बड़ी संख्या में भित्ति चित्र बौद्ध पंथ से कथाओं को दर्शाते हैं। तो ये पूरा सेक्शन हमने पढ़ लिया, जीके और करंट वाला 50 क्वेश्चन। अब हम बी पार्ट पे आते हैं, जो कि रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला, सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों पर ध्यान न देते हुए निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और फिर दिए गए 4 विकल्पों में से उस आरेख का चयन कीजिए जो दिए गए कथनों का सही निरूपित करता है। कथन नंबर पहले, सभी फ्लास्क छन्ने हैं। कथन नंबर दूसरा, सभी छन्ने कटोरे हैं। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा?
तो इसमें सभी फ्लास्क छन्ने हैं, तो जो सभी फ्लास्क हैं वो छन्ने में आ जाएंगे, और जो छन्ने हैं वो सभी छन्ने क्या है, कटोरे हैं, तो ये कटोरा हो गया। तो फ्लास्क हैं वो सभी क्या है, छन्ने, तो छन्ने के अंदर सारे फ्लास्क आ जाएंगे, और जबकि सभी छन्ने हैं वो कटोरे हैं, तो पूरे छन्ने कटोरे के अंदर आ जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसकी तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से है। तो 11 का संबंध 141 से है, वही संबंध 17 का चौथी संख्या से होगा। तो 11 का संबंध 141 से क्या है, 11 का संबंध 141 से यह है कि 11 का जब हम वर्ग करेंगे तो 121 आएगा, और 121 में प्लस 20 ऐड करेंगे तो हमारे पास 141 आ जाएगा। तो इसमें का संबंध यही है। तो वैसे ही हम 17 का देखेंगे, 17 का जब हम वर्ग करेंगे तो हमारे पास 289 आएगा, और उसमें हम प्लस 20 ऐड करेंगे तो हम 309 आंसर आएगा। तो इसमें ये मिस प्रिंट है, यहाँ पे 309 था ऑप्शन में, जो कि एसएससी से गलती हो गई थी, बाद में ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 309। क्वेश्चन नंबर 3, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसकी आकृति सी से वही संबंध है जो आकृति बी का आकृति ए से है। तो इसमें हम थोड़ा सा गौर करके देखेंगे कि बी का ए से क्या संबंध है, कि जो इसमें ये तीर के निशान है, ये तीर के निशान है, तो इसमें ये दोनों उल्टे हो गए हैं दोनों साइड से, और ये दाएं की तरफ 90 डिग्री घूम गया है पूरा, ये सीधा खड़ा था लेकिन ये यहाँ पे 90 डिग्री घूम गया है, और बाकी सेम की सेम है। अब ऐसे ही हम इसमें तीसरे ऑप्शन का चौथे से वही संबंध आ जाएगा। अब इसमें जो तीसरा होगा ये 90 डिग्री घूम जाएगा, तो इसका जो एंगल बनेगा, जो ऐसे एंगल बनेगा, और जो इसके तीर के निशान है वो उल्टे हो जाएंगे। तो एक साइड को सीधा क्रॉस वाला तीर निशान है तो ये उल्टा हो जाएगा, और एक साइड को इस टाइप का क्रॉस हो जाएगा, और बाकी सेम की सेम रहेगा। तो ये ऑप्शन कहाँ है इसका, ऑप्शन नंबर 3 में ये रहा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित 4 आकृतियों में से 3 में से एक विशिष्ट प्रकार की समानता है और एक असंगत है, उस असंगत आकृति का चयन कीजिए। तो इस आकृति में हम देखेंगे कि ये 5 कोण है, तो इसके ऊपर ये 5 डॉट डॉट के 5 डॉट हैं, इसे इसमें 4 कोण है तो ऊपर भी 4 डंडे हैं, और इसमें 5 कोण है लेकिन इसमें 4 ऊपर डंडे हैं, इसलिए इसका आंसर थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। इसमें नीचे वाला चौथे ऑप्शन में देखें, इसमें भी 4 कोण है और ऊपर भी 4 डंडे हैं, तो इसका आंसर तीसरा हो जाएगा जो इनसे भिन्न है। क्वेश्चन नंबर 5, एक सैनिटाइजर की बोतल के विक्रय मूल्य में 185 की वृद्धि हो जाती है तो 26% की हानि और 24% के लाभ में बदल जाती है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। कि जब एक सैनिटाइजर की बोतल के विक्रय मूल्य में 185 की वृद्धि हो जाती है तो 26% की हानि 24% के लाभ में बदल जाती है। तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 5 370। कैसे आया वो देख लेते हैं। जैसे कि डायग्राम दिया हुआ है कि माना कि क्रय मूल्य 100% है और हानि कितनी हो रही थी, पहले 26% की हो रही थी, और जब 185 रुपये विक्रय मूल्य में 185 रुपये ऐड कर देते हैं तो 26% की हानि 24% लाभ में बदल जाती है। तो 185 किसके बराबर हो जाएगी, 26% हानि प्लस 24% लाभ, तो टोटल कितना हो गया 50% इक्वल टू कितने हो जाएगा 185। 1% कितने हो जाएगा 185/50, तो 100% क्रय मूल्य निकालना है तो 100% बराबर 185/50 इंटू 100 कैलकुलेशन करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 370 रुपये। क्वेश्चन नंबर 6, 1 2 3 4 में से उस बॉक्स का चयन कीजिए जो कागज की दी गई शीट से निर्मित बॉक्स के समान है। तो इसमें हम देखेंगे ये एक तरह के पासा हो गया है, तो इसके अपोजिट में ये आएगा और प्लस का, और जो प्लस का अपोजिट है उसके अपोजिट में ये आएगा और ये इसके अपोजिट में आएगा। तो अब ऑप्शन में देख लेते हैं। तो इसमें जो अपोजिट है वो एक फलक पे, जो हमको एक फलक पे दिखाई नहीं देनी चाहिए, तो इसमें भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, ये भी सही है, क्योंकि चारों अपोजिट में 4 ब्लैंक हैं। तो इसमें 2 ब्लैंक, इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, तो तीनों ब्लैंक एक साथ नहीं दिख रहे, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 चारों ऑप्शन राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, एक पासे की 4 भिन्न भिन्न स्थितियां दर्शाई गई हैं। विकल्पों में से उस प्रतीक का चयन कीजिए जो प्रतीक परसेंट वाले पृष्ठ के विपरीत पृष्ठ पर होगा। तो इसमें हम देखेंगे कि जो ये परसेंट है इसके विपरीत में कौन सा आएगा, इसके विपरीत में प्लस माइनस नहीं हो सकता, हैज नहीं हो सकता,
@ नहीं हो सकता और स्टार भी नहीं हो सकता। तो बचा कौन सा? एंड बचा। तो इसका आंसर हो जाएगा एंड, क्योंकि प्लस माइनस नहीं आ सकता, एक ही फलक पे दिख रहे हैं। स्टार भी ये दिख रहा है तो ये भी स्टार भी नहीं हो सकता और @ भी नहीं हो सकता। तो इसका आंसर हो जाएगा एंड। क्वेश्चन नंबर 8, उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के मध्य संबंध का सर्वश्रेष्ठ निरूपण करता है। तो कॉर्नफ्लेक्स किसको बोलते हैं? जो हमें पॉपकॉर्न होते हैं, जीरा और बैंगन। अब हम देखेंगे तीनों अलग अलग चीजें हैं, तो इसका जो डायग्राम बनेगा वो 3 गोले बन जाएंगे अलग अलग, न कि जॉइंट हुए। तो हम देख लेते हैं 3 गोले किस ऑप्शन में। तो ये रहा हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। तो इसमें साफ साफ दिख रहा है ऑप्शन नंबर 2 में कि जो हमारा जो ये हमारा है, ये सीधा सीधा ये बन रहा है, ये बन रहा है, ये। तो इसका आंसर कौन सा था? ऑप्शन नंबर 2 में ये सेम की सेम डायग्राम दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 10, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। तो स्वेटर ऊन से बनता है, तो चौक किससे बनता है? चूना पत्थर से। इसका ऑप्शन 4 चूना पत्थर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसकी आकृति सी से वही संबंध है जो आकृति बी का आकृति ए से। तो इसको हम देखते हैं। अब इसमें ये वाली जो बोतल है ये 90 डिग्री राइट की तरफ घूम गई इसमें। तो ऐसे ही हमारे यहाँ पे देखेंगे कि जो ये वाली थर्ड में जो बोतल है तो ये भी 90 डिग्री राइट की तरफ घूम जाएगी। तो इसमें ऑप्शन कौन से में? तो इसमें नहीं है, इसमें ये 90 डिग्री राइट की तरफ घूम रही है, जबकि इसमें लेफ्ट की तरफ घूमी है बोतल। अब हम दूसरा किसी चीज़ को पकड़ते हैं, जो ये हमारा ये डैश सा है ये उल्टा हो गया, ये एकदम उल्टा हो गया इसमें। तो हमारी ये एल शेप है तो ये उल्टी हो जाएगी, तो उल्टा होगा तो हमारा जो एल शेप बनेगा जो ये वाला बनेगा, नहीं कि ये वाला। तो ऑप्शन इसमें 2 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है। तो इसमें जो सीधा सीधा दिख रहा है हमको, जो ये वाला फिगर है जो हमको यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 में ही नजर आ रहा है। ऑप्शन नंबर 1 में ये और ये। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन 12 का ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसकी संख्याओं के मध्य वही संबंध है जो नीचे दिए गए समुच्चय की संख्याओं के मध्य है। तो 7 का संबंध 30 और 143 में जो संबंध है वही संबंध नीचे वाले समुच्चय इन 4 ऑप्शन में किसी एक में है। तो वो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1 8, 33 और 158। वो कैसे? जैसे कि चित्र में दिया हुआ है कि 30 + 7 × 4 करेंगे तो कितना आएगा? 37 × 4 माइनस 7 - 2 करके नहीं, तो 7 - 2 करेंगे तो 5। तो 37 × 4 करेंगे तो 148 आ जाएगा, 148 और -5 तो 143 आ जाएगा। इसी प्रकार हम 33 + 8 कर देंगे, इसमें 30 + 7 किया था तो यहाँ पे क्या है 33 + 8 करेंगे तो 33 + 8 × 4 माइनस संख्या में से 2 माइनस करना है तो 8 - 2 तो इक्वल टू क्या आ जाएगा 41 × 4 - 6। तो ये कितना बन जाएगा 164 - 6 इक्वल टू 158। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना 8, 33 और 158। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न अंकित 4 आकृतियों में से 3 में एक विशिष्ट प्रकार की समानता है और एक असंगत है। उस असंगत आकृति का चयन कीजिए। तो इसमें हम दिख रहा है हमको जो ये सेम डायग्राम बन रहे हैं ऊपर नीचे सेम साइज में। यहाँ पे भी हमारे सेम साइज में 2 डायग्राम बन रहे हैं और इसी प्रकार फोर्थ में भी सेम डायग्राम त्रिभुज बने सेम साइज के, लेकिन थर्ड में एक बड़ा है एक छोटा वर्ग है। तो जो डिफरेंट होगा वो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 15, उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी और पैटर्न को पूर्ण करेगी। तो इसमें पैटर्न पूर्ण करने वाली आकृति कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट। इसको आप सेट करके देखेंगे तो ये डायग्राम पूरा बन जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर दिए गए विकल्पों में से कौन सी संख्या आएगी? तो जो ये श्रेणी है 8, 20, 25, 37, 46, 76, 89, 145 के बाद जो संख्या आएगी वो हम देखेंगे कि 18 और 20 में कितने का एरर है? 2 का, और 20 और 25 में 5 का, और 25 और 37 में 12 का, और 37 और 46 में 9 का, और 46 और 76 में 30 का, 76 और 89 में 13 का, और 89 और 145 में
56 का। अब हम देखेंगे 2 और 12 इसमें कितने का ऐड है, 10 का। ऐसे 12 और 30 में कितने का ऐड है, 18 का। और ऐसे 30 और 56 में कितने का ऐड है, 26 का। तो ये हो गया। अब हम इसमें 5 और 9 में देखते हैं। 5 और 9 सेकंड और फोर्थ संख्या में, फोर्थ और सिक्स संख्या में, तो 6 और 8 संख्या में क्या होगा, तो 5 और 4 9 आ रहा है, 9 और 4 13, 13 और 4 17, तो 17 ऐड हो जाएगा 145 में, तो संख्या आ जाएगी 162। इसका आंसर हो जाएगा 162। क्वेश्चन नंबर 17, यदि दर्पण को दिए गए संयोजन के दाईं ओर रखा जाए तो दर्पण में निर्मित सही प्रतिबिंब का चयन कीजिए। तो जो पब्लिकेशन में के दाईं ओर दर्पण रखा जाएगा तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो ऑप्शन नंबर 3 बनेगा। आप इसको थोड़ा इमेज करके देख के कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 18, उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी और पैटर्न को पूर्ण करेगी। तो इसमें हम रख के देख लेंगे कि कौन सा पैटर्न को पूर्ण करेगी। तो सबसे पहले बीच में एक क्रॉस आएगा, उसके साइड में 2 स्टार आएंगे, तो इसमें बीच में क्रॉस नहीं है तो ये गलत हो गया। इसमें क्रॉस है, साइड में 2 स्टार है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, दिए गए समीकरण को संतुष्ट करने के लिए किन्हीं 2 चिन्हों को एक दूसरे से प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए। तो इसमें इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 2 होगा, माइनस और प्लस को, जैसे कि चित्र में दिया हुआ है कि हम माइनस की जगह प्लस रख देंगे, प्लस की जगह माइनस रख देंगे। जो यहाँ पर इस माइनस की जगह प्लस रख देंगे, प्लस की जगह माइनस रख देंगे, जो आंसर आएगा वो 51 के इक्वल आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, कौन सी विकल्प आकृति निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कौन सी आएगी। अब इसमें हम देखेंगे ये वाला और ये वाला सेम है और ये एक दूसरे के अपोजिट है, जो बीच वाला है और नीचे वाले सेम है। फिर से हम देखेंगे कि ऊपर वाले दोनों सेम है, बीच वाले अपोजिट हैं और नीचे वाले सेम है। तो ऊपर वाले इधर सेम आएंगे तो ऊपर ये वाला डंडा ज़्यादा बड़ा हुआ है और ये वाला छोटा है, तो ये वाला बड़ा है, ये वाला छोटा है, ये सही है। तो ये उल्ट नीचे की साइड हो तो इस इधर ऊपर की साइड को आएगा, तो ये ऊपर की साइड को जा रहा है एरो, और ये नीचे वाला सेम की सेम आ जाएगा, तो जो कि सेम की सेम है। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, यदि इक्वलिटी को 22 83 26 31 827 के रूप में और कन्फर्म को डैश 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 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो रिसोर्स को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा। तो जैसे कि चित्र में दिया हुआ है, इक्वलिटी के लिए देखते हैं, ये कितने पे 5 पे, 5 का अपोजिट क्या होता है v, तो v कितने पे आता है 22 पे, तो यहाँ पे क्या आ गया 22 आ गया। q कितने पे आता है 17 पे, 17 को हम कैसे लिखेंगे 1 + 7 तो 8, तो 8 आ गया। u कितने पे आता है 21, तो 21 में डबल डिजिट है तो 2 + 1 करके हम इनको ऐड कर देंगे और 3 आ जाएगा। ऐसे ही a सिंगल डिजिट है, 1 नंबर पे आता है तो इसका जस्ट अपोजिट क्या होता है z होता है, जो कि 26 पे आता है, तो यहाँ पे हमने 26 लिख दिया। ऐसे ही l कितने पे आता है 12, तो डबल डिजिट है तो 1 + 2 = 3। ऐसे ही i 9 पे आता है तो 9 का अपोजिट r हो जाता है, t डबल डिजिट है तो 2 + 0 = 2, और y 23 पे आता है तो y 25 पे आता है, तो यहाँ पे गलत लिख गया है, y 25 पे आता है 2 + 5 = 7, तो ये हमारा ऐसे ये पूरा बन जाएगा। ऐसे हम कन्फर्म को देख लेते हैं, कन्फर्म में भी वही हो जाएगा, c 3 पे आता है तो 3 का अपोजिट x हो जाएगा, जो कि 24 नंबर पे आता है तो 24, o 15 पे आता है तो o 15 पे आता है 15 डबल डिजिट है तो 1 + 5 = 6। ऐसे ही n f i r m को देख लेंगे, और फिर इसी तरह हम रिसोर्स को भी लिख देंगे। r रिसोर्स में r कितने नंबर पे आता है 18 पे आता है तो 1 + 8 9 हो जाएगा। s कितने पे आता है 19, तो 1 + 9 10, तो 9 22 10, और ऐसे u r c e के भी लिख देंगे जैसे कि चित्र में दिया हुआ है। तो रिसोर्स के लिए कोड बन जाएगा 92 21 06 39 24 22। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं, निम्न श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर दिए गए विकल्पों में से कौन सी संख्या आएगी। तो कौन सी संख्या आएगी, तो उसका संख्या आएगी ऑप्शन नंबर 2 225। कैसे आएगी, डायग्राम में 13 और 13 के बाद कौन सी संख्या 13 जिसमें गैप है 0 का, जो कैसे आता है 1 का स्क्वायर माइनस 1 = 0। ऐसे 13 के बाद 15 13 और 15 में 2 का गैप है, जो कैसा रहा है 2 का वर्ग माइनस 2 = 4 - 2 = 2। तो 15 और 27 में कितने गैप है 12, तो हम यहाँ पे 1 का किया वर्ग -1, 2 का वर्ग किया -2 कर दिया, तो यहाँ पे 3 का वर्ग करके +3 ऐड करेंगे, फिर 4 का वर्ग करके 4 ऐड करेंगे, फिर वापस से माइनस करेंगे अगले 2 डिजिट में, तो 5 का स्क्वायर -5, 6 का स्क्वायर -6,
फिर वापस से प्लस करेंगे तो 7 का स्क्वायर प्लस 7, 8 का स्क्वायर प्लस 8। तो ऐसे ये 2, 12, 20, 30, 56, 72 बन जाएंगे और हम उनको संख्या में ऐड करते हुए चलेंगे। तो 13 में 0 ऐड करेंगे तो 13 आएगा, 13 में 2 ऐड करेंगे तो 15 आएगा, 15 में 12 ऐड करेंगे तो 27 आएगा, 27 में 20 ऐड करेंगे 47, 47 में 20 ऐड करेंगे 67, 67 में 30 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 97, और 97 में 56 ऐड करेंगे तो 153, और 153 में 72 ऐड करेंगे तो 225। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 225। क्वेश्चन नंबर 23, एक कागज को निम्नलिखित चित्र के अनुसार मोड़ा और काटा गया है, इस कागज को खोलने पर यह कैसे दिखाई देगा। तो हम इसको प्रैक्टिकली मोड़ के और फिर काट के देख सकते हैं। तो जो आकृति बनेगी वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाली बनेगी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 24, कौन सी विकल्प आकृति निम्न अंकित आकृति श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो हम पहली और दूसरी को नोट करते हैं। जो पहली और दूसरी में है ये आपस में अपोजिट हो गए हैं, जो ये एरो हैं ये आपस में अपोजिट हो गए हैं। ऐसे तीसरी और चौथी में आपस में अपोजिट हो गए हैं। तो ऐसे ही जो पांचवी है इसमें भी एरो आप छठी से अपोजिट हो जाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, इसमें अपोजिट हो गया है, तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, दिए गए 4 शब्दों में से 3 में एक निश्चित प्रकार की समानता है जबकि एक असंगत है, तो उस असंगत को छानिए। अब उस असंगत का चयन हम ऐसे करेंगे, जो लोमड़ी, हिरणी और रानी जो कि तीनों स्त्रीलिंग है, जबकि मृग छोना मृग का शावक को बोलते हैं, मृग के बच्चे को मृग छोना बोलते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मृग छोना। रीजनिंग का पोर्शन कंप्लीट हो गया है। अब हम पार्ट सी जो कि मैथ आती है, जो कि 15 क्वेश्चन आते हैं मैथ के, उनको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 3 वस्तुओं को प्रति वस्तु 200 के मूल्य में खरीदा गया, उनमें से एक को 12.5% की हानि पर बेच दिया गया। यदि अन्य 2 वस्तुओं को उस मूल्य पर बेचा गया हो जिससे पूरे सौदे में 20% का लाभ हो, तो 2 वस्तुओं पर होने वाला लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इसका जैसे हम सॉल्यूशन जो होगा इसका आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर 3 36.25%। वो कैसे आएगा, जैसे कि डायग्राम में दिया हुआ है। 3 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना है 200 × 3 = 600 आ जाएगा। तो पूरे लेन देन पर क्या लाभ कितना आना चाहिए 20%, तो 600 × 20/100 = 120। तो 120 रुपये का टोटल लाभ आना चाहिए। तो तीनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, जो कि क्रय मूल्य प्लस लाभ, तो 600 + 120 = 720। तो ये हमारा क्या है, तीनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य। तो वस्तु में से एक पर हानि है, तो एक पर कितनी हानि है, एक पर हानि हमको 12.5% दिया हो, तो 12.5% किसके बराबर होता है 1/8 के बराबर। तो 200 का 1/8 मतलब 25 रुपये की हानि हो रही है। तो एक वस्तु कितने रुपए में बेची गई होगी, तो 200 में 25 कम, मतलब 200 - 25 175 रुपये में बेची गई थी, जिससे उसको 12.5% की हानि हुई थी। अन्य 2 वस्तुओं का लाभ हम देख लेते हैं कि 720 टोटल हो गया। तो एक वस्तु का मूल्य निकाल दिया हमने 175 और 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य निकाल दिया -400। तो जो अन्य 2 वस्तुओं पर लाभ है वो टोटल 145 रुपये का होगा। तो लाभ प्रतिशत निकाल लेते हैं। तो लाभ प्रतिशत किस पे निकालेंगे, उन 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य पर। तो 145/400 × 100 तो आ जाएगा 36.25%। क्वेश्चन नंबर 2, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 12, 21 और 35 से विभाजित करने पर समान शेषफल 2 प्राप्त होता है। तो ऐसे सवालों को हम करेंगे तो हम जो संख्या हमको दी जाती है जिसे विभाजित करनी होती है उनका हम एलसीएम निकाल लेते हैं और जो शेषफल आता है उसको हम उसमें ऐड कर देते हैं। तो 12, 21, 35 का एलसीएम कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा 420, जैसे कि डायग्राम में दिया हुआ है। और 420 में शेषफल ऐड कर देंगे तो 420 + 2 = 422। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 422। क्वेश्चन नंबर 3, ए ने 9000 की धनराशि 5% साधारण ब्याज पर 3 वर्षों के लिए उधार ली। उसने यह धनराशि 7% साधारण ब्याज पर 3 वर्षों के लिए बी को उधार दे दी। उसे प्राप्त होने वाला लाभ ज्ञात कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 540। वो कैसे होगा कि पहले हम लाभ देख लेते हैं कि ए ने जो धनराशि ली है उसको कितना ब्याज देना होगा। तो ब्याज निकाल लेते हैं, मूलधन इंटू दर इंटू समय अपॉन 100। तो 9000 × 5 × 3/100। तो ए को जो टोटल ब्याज देना होगा वो 1350 रुपये देना होगा। अब 9000 रुपये बी को दे दिए जो भी 7% की दर पे 3 वर्ष के लिए। तो बी से जो प्राप्त ब्याज होगा वो कितना होगा 9000 × 7 × 3/100। तो 1890 रुपये बी से प्राप्त होंगे ब्याज के रूप में। ए को तो कितने देने पड़ेंगे 1350 रुपये, जबकि उसने वही राशि बी को देकर 1890 रुपये कमा लिए।
तो टोटल लाभ कितना हुआ ए का 1890 माइनस 1350, तो आंसर आ जाएगा 540 रुपये। तो जो लाभ ए को होगा वो 540 रुपये होगा। क्वेश्चन नंबर 4, एक चुनाव में 2 प्रत्याशियों के लिए 3:10 के अनुपात में मतदान होगा। यदि सभी मत वैध हैं और यदि विजेता प्रत्याशी को 1,56,200 मत मिले तो कुल कितने मत डाले गए? तो इसका जो आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर 4, 2,03,060 मत टोटल पड़े थे। चलो देख लेते हैं कैसे होगा ये, कि अनुपात हमको दिया हुआ है 3:10। अब माना कि हारे प्रत्याशी को मत मिले हैं 3x और विजेता प्रत्याशी को मिले हैं 10x, तो टोटल मत कितने मिल गए? 3x प्लस 10x इक्वल टू 13x। अब दिया क्या हमको? विजेता प्रत्याशी के मत जो कि कितने हैं? 1,56,200 हैं। तो हमने कितना माना था? विजेता प्रत्याशी के कितने मत पड़े? 10x। तो 10x किसके बराबर हो गए? 1,56,200 के। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15,620 रुपये। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15,620 मत। तो कुल मत कितने हो जाएंगे? कुल मत हमारे 13x है, x की वैल्यू 15,620 है। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 2,03,060, जैसे कि ऑप्शन में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5, बी की तुलना में ए 5 गुना कार्यकुशल है और इसलिए ए एक कार्य को पूरा करने में बी से 52 दिन कम लेता है। यदि वे दोनों एक साथ कार्य करें तो वह कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 10 सही 5/6। कैसे होगा चलिए देख लेते हैं। हमको दिया हुआ है कि ए और बी में जो ए है वो 5 गुना ज्यादा कार्यकुशल है, तो ए की क्षमता कितनी है? 5 और बी की कितनी है? 1। जब बी किसी काम का 1% करेगा तो ए उस काम का 5% कर चुका होगा। तो समय दोनों को इक्वल करने के लिए समय अगर 1 घंटे में ए 5 करेगा तो बी 5 घंटे में उस कार्य के बराबर उतना कार्य करेगा। तो 5:1 समय कितना लगे? 1:5। अब मान लेते हैं कि ए द्वारा लिया गया समय x है और बी द्वारा लिया गया समय क्या हो जाएगा? 5x। प्रश्न अनुसार अब हम देखेंगे ए बी से 52 दिन कम लेता है, तो 5x माइनस x इक्वल टू 52 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 13 आ जाएगी। अब x की वैल्यू 13 आ गई। अब a 13 दिन में उस कार्य को करता है और b उस कार्य को कितना करेगा? 5 × 13 इक्वल टू 65। तो a की क्षमता कितनी है? 1/13। b की कितने? 1/65। दोनों साथ में काम करेंगे तो 1/13 प्लस 1/65 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6/65। तो उस कार्य में कुल जो समय लगेगा वो लगेगा कि जो ये दोनों साथ मिलके इतना काम कर लेते हैं एक दिन में, तो उसको काम में इसका डिवाइड कर देंगे तो 1/6/65, तो 65/6। तो इसका आंसर आ जाएगा 10 सही 5/6 3। क्वेश्चन नंबर 6, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। वह उनमें से 3/4 वस्तुओं को अंकित मूल्य पर बेच देता है और शेष को अंकित मूल्य पर 30% की छूट देकर बेचता है। उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं कि वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपये है और अंकित मूल्य कितना होगा? 100 से 20% अधिक मतलब 120 रुपये। तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना है? 120। माना कि कुल वस्तु कितनी है? 4 वस्तु है, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 4 वस्तुओं का? जो कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपये, तो 4 का कितना हो जाएगा? 400 रुपये। ये तो क्रय मूल्य हो गया हमारा। अब हमने 3/4 वस्तु कितनी हो? 3/4 वस्तु, टोटल 4 वस्तु है, उसका 3/4 कितना हो जाएगा? 3 वस्तु। तो 3 वस्तु हमने 120 के रेट में अंकित मूल्य पे बेच दिया, तो हमारे पास कितने राशि आई? 360 रुपये। और एक वस्तु हमने 30% की छूट, अंकित मूल्य पर 30% की छूट दी, तो एक वस्तु का मूल्य 120 रुपये है, तो 30% की छूट देंगे तो उस पर छूट 36 रुपये की देनी पड़ेगी। तो वो वस्तु हमने बेच दी 84 रुपये में। तो कुल 4 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना हो गया? 360 प्लस 84, तो कितना आ गया? 444। तो लाभ कितना हो गया? 444 माइनस 400 इक्वल टू 44 रुपये। तो 44 रुपये किस पे प्राप्त हुआ है हमको? क्रय मूल्य पे। 4 वस्तु क्रय मूल्य कितने था? 400, तो 44/400 × 100। तो इसका आंसर आ जाएगा 11%। क्वेश्चन नंबर 7, चीनी की कीमत में प्रति केजी 25% की कमी होने के कारण राधा 1200 रुपये में 10 केजी अधिक चीनी खरीद सकती है। चीनी की प्रति केजी मूल्य कीमत ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 40। कैसे आएगा वो देख। तो मान लीजिए कि चीनी का मूल्य x है, चीनी की मात्रा कितनी आ जाएगी 1200 रुपये में, तो 1200 रुपये में x का डिवाइड कर देंगे तो उतनी केजी चीनी आ जाएगी।
अब चीनी के मूल्य में कमी हो गई, कितनी कमी हो गई है, 25% कमी हो गई है। तो जो चीनी का अब मूल्य है वो कितना हो जाएगा, 3/4x हो जाएगा। अब चीनी की बड़ी मात्रा कितनी है, अब चीनी की जब मूल्य कम हो गया तो ऑटोमेटिक ही चीनी की मात्रा ज़्यादा आएगी। तो 1200 में हम 3/4x का डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो मात्रा आएगी वो 1600/x आएगी, जो कि पहले हमारे पास जो मात्रा आ रही थी 1200/x आ रही थी। तो प्रश्न के अनुसार हमको क्या दिया है कि 10 kg अधिक चीनी आती है। तो बढ़ी हुई मात्रा कितनी है, 1600/x माइनस 1200/x इक्वल टू 10। इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 40 आ जाएगी। तो चीनी का मूल्य, वास्तविक मूल्य क्या हो जाएगा, 40 रुपये। क्वेश्चन नंबर 8, एक रेलगाड़ी 400 किलोमीटर की दूरी को एक समान चाल से तय करती है। यदि उसकी चाल 10 किलोमीटर प्रति आवर अधिक होती तो वह दूरी को तय करने में 2 घंटे कम समय लगता। तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है, तो इसका जो आंसर आएगा वो 40 आएगा। ऑप्शन नंबर 3 40 किलोमीटर पर आवर। कैसे आएगा वो देख लेते हैं। हमको दिया है दूरी कितनी है, 400 किलोमीटर। चाल हम मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर। बड़ी हुई चाल कितनी हो जाएगी, x + 10 किलोमीटर पर आवर। और समय बराबर दूरी अपॉन चाल फॉर्मूला होता है हमारा। तो प्रश्न के अनुसार जो हमारा समय कितना कम लग रहा है, 2 घंटे। तो 400/x माइनस 400/x + 10 इक्वल टू 2 घंटे। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारी जो x की वैल्यू आएगी वो हमारी x की वैल्यू 40 और -50 आएगी, जैसे कि आप चित्र में देख रहे हो। अब इस 40 और 50 में से -50 चाल हो नहीं सकती, तो इसका आंसर होगा 40 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 9, इस समीकरण का हमको मान ज्ञात करना है, जो कि इसका राइट आंसर जो आएगा ऑप्शन नंबर 3 में 1 आएगा, क्योंकि इसको जब हम कैलकुलेशन करेंगे ये बॉडोमास नियम के अकॉर्डिंग होगा। पहले ब्रैकेट सॉल्व होंगे, फिर उसके बाद हमारे बॉडोमास के नियम के अकॉर्डिंग डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस माइनस करके ऐसे इसको सॉल्व करेंगे। तो इसका आंसर जो आएगा 1 आएगा, ऑप्शन नंबर 3, जैसे कि चित्र में दिया हुआ है, आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10, उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर और छोटा विकर्ण 12 सेंटीमीटर है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हम जानते हैं क्या होता है, 1/2 फर्स्ट विकर्ण इंटू सेकंड विकर्ण। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा 96। कैसे होगा वो देख लेते हैं। तो समचतुर्भुज की भुजा हमको दी हुई है a = 10 सेंटीमीटर, एक विकर्ण दिया हुआ है d1 = 12 सेंटीमीटर। तो हम दूसरे विकर्ण d2 मान लेते हैं। तो हम जानते हैं कि 4a² = d1² + dt² होता है, मतलब 4 भुजा स्क्वायर बराबर विकर्ण फर्स्ट का स्क्वायर प्लस विकर्ण सेकंड का स्क्वायर। और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल, तो d2 इंटू d1। अब हम इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 4 इंटू भुजा हमको 10 दी हुई है, प्लस एक हमको विकर्ण भी दिया हुआ है, तो 12 का स्क्वायर प्लस d2²। तो d2² = 256, तो d2 = हो जाएगा 16। तो समचतुर्भुज क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू 12 इंटू 16 इक्वल टू 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका आंसर हो जाएगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 11, n संख्याओं का औसत 36 है। यदि 75% संख्याओं में से प्रत्येक में 5 की वृद्धि कर दी जाए और शेष संख्याओं में 8 की कमी कर दी जाए तो संख्याओं का नया औसत कितना होगा। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 37.75 होगा। दिया गया क्या है हमको, n संख्या का औसत कितना है, 36 है। माना n हम 100 मान लेते हैं कि 100 संख्या है, तो औसत में 5% की वृद्धि हुई है, इसलिए नया औसत क्या हो जाएगा हमारे पास 36 + 5, तो क्या हो जाएगा 41। अब हम इसका योग लिख सकते हैं कि जो हमारा 41 है वो कितनी संख्याओं में बढ़ा है, 75 संख्याओं में बढ़ा है। तो 75 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 75 इंटू 41 3075 हो जाएगा। अब शेष संख्या कितनी बची, 100 में से 75 चली गई तो 25 संख्या बची है। अब हम दूसरे भाग में क्या बोला हुआ है कि औसत में 8% की कमी हुई है, तो बाकी जो शेष संख्या बची है उसमें 8% औसत की कमी हुई है। तो 36 में से -8 मतलब 28 औसत है, तो 25 इंटू 28 टोटल आ जाएगा 700। तो 700 प्लस 3075 जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी उसमें हम 100 के डिवाइड कर देंगे, तो हमारा नया औसत आ जाएगा 37.75। तो राइट आंसर हो जाएगा 37.75। क्वेश्चन नंबर 12, अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि की जाने वाली 8% वार्षिक ब्याज दर पर निवेशित एक धनराशि 1 वर्ष की समाप्ति पर 20,280 हो जाती है। उसी धनराशि के लिए वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि की जाने वाली उसी ब्याज दर पर 2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 3120। कैसे आएगा वो चित्र में दिया हुआ है। दर हमको 8% दी हुई है और अर्धवार्षिक है तो हम दर आधी हो जाती है, तो समय 1 वर्ष है तो समय दुगना हो जाता है, तो समय हो जाएगा 2 वर्ष। समय हो जाएगा 2 वर्ष। तो हम जानते हैं कि मिश्र धन बराबर होता है मूलधन इंटू दर बटे 100 + 1 की पावर समय।
तो हमारे पास मिश्र धन दिया हुआ है, P मूलधन है और वैल्यू पुट कर देंगे तो P की वैल्यू जो मूलधन आएगा वो 18,750 आ जाएगा। अब प्रश्न के अनुसार हम चलते हैं कि प्रश्न में हमको दिया हुआ है कि वार्षिक ब्याज दर 8% की वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्ष के लिए कितना ब्याज आएगा। तो कितना ब्याज आएगा, तो हम जानते हैं कि मिश्र धन बराबर 18,750 इंटू 108/100 इंटू 108/100, तो मिश्र धन आ गया 21,870। तो 21,870 में से हम मूलधन को घटा देंगे तो हमारे पास जो ब्याज आएगा वो आएगा 3,120 रुपये। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3,120 रुपये। क्वेश्चन नंबर 13, यदि दो धनात्मक संख्याओं को वर्गों का योगफल 24, 26 है और उनमें से एक संख्या का वर्गमूल 7 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका सीधा सा सॉल्यूशन हो जाएगा, हमको दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योगफल दिया है, माना कि एक धनात्मक संख्या x दूसरी y है, तो x² + y² बराबर 24, 26 हो जाएगा। अब हमको दिया कि एक संख्या का वर्गमूल 7 है तो √x = 7 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 49 आ जाएगी। तो एक संख्या क्या होगी, 49। अब हम फर्स्ट समीकरण में इसकी वैल्यू रख देंगे x की, तो x की वैल्यू 49 का वर्ग प्लस y² बराबर 24, 26 आ जाएगा। तो y² बराबर 25 आ जाएगा और y बराबर 5 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 5। क्वेश्चन नंबर 14, एक आयत की लंबाई एक वृत्त की त्रिज्या का 2/5 है। वृत्त की त्रिज्या एक ऐसे वर्ग की भुजा के बराबर है जिसका क्षेत्रफल 4900 मीटर स्क्वायर है। यदि आयत की चौड़ाई 20 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो आयत की चौड़ाई हमको 20 मीटर है तो क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो अब हमको दिया है कि वृत्त की त्रिज्या एक ऐसे वर्ग की भुजा के बराबर जिसका क्षेत्रफल 4900 मीटर स्क्वायर है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, a²। तो a² बराबर 4900, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा। तो वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, जो वर्ग की भुजा के बराबर, तो वर्ग की भुजा कितनी है, 70। तो वृत्त की त्रिज्या भी क्या हो जाएगी, 70। अब आयत की लंबाई जो वृत्त की त्रिज्या का 2/5 है, तो 70 का 2/5 कितना हो जाएगा, हम इससे जब काटेंगे तो 14 × 2 बराबर 28। तो आयत की लंबाई कितनी हो जाएगी, 28 हो जाएगी और चौड़ाई हमको 20 दी हुई है, तो 28 × 20 करेंगे तो उसका क्षेत्रफल आ जाएगा, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो 20 × 28 = 560 मीटर स्क्वायर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 560, जैसे कि चित्र में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 10% की वृद्धि की जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो इसका आंसर होगा 21%, जैसे कि चित्र में दिया हुआ है, आप चित्र से समझ सकते हो। ये हमारे मैथ के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। अब हम कंप्यूटर के पे आते हैं, कंप्यूटर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो कि पार्ट डी है हमारे, जो 10 क्वेश्चन आते हैं कंप्यूटर के। पहला क्वेश्चन, MS वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट के सभी कंटेंट का चयन करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्ट सर्किट का उपयोग किया जाता है। तो सारे डॉक्यूमेंट के सभी कंटेंट को चयन करने के लिए हम Ctrl+A, ऑप्शन नंबर 3 Ctrl+A का चूज करते हैं। और Ctrl+C कॉपी करने के लिए हम करते हैं किसी जो हम किसी चीज़ को सेलेक्ट करते हैं उसी को कॉपी करने के लिए हम करते हैं। और Alt+L इसका हम उपयोग हम डेवलपर टैब को रिबन में ओपन करने के लिए करते हैं। और Alt+A का उपयोग हम डाटा टैब में डाटा टैब को एक्सेल में ओपन करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, MS एक्सेल में एक वर्कबुक में कम से कम कितनी वर्कशीट होनी चाहिए। तो MS एक्सेल में एक वर्कबुक में कम से कम एक शीट होना जरूरी है। और मैक्सिमम कितनी वर्कबुक हो सकती हैं, तो मैक्सिमम डिवाइस की स्टोरेज पर डिपेंड करता है। एक्सेल 2010 में वर्कशीट का अधिकतम आकार, जो हमको पंक्तियों की जो कितनी संख्या और कितने कॉलम होते हैं एक्सेल में एक वर्कशीट में, वो हमको 1,48,576 तो पंक्तियाँ होती हैं और कॉलम 16,384 कॉलम होते हैं। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि कितने कॉलम होते हैं, कितनी पंक्तियाँ होती है एक्सेल की वर्कशीट में। क्वेश्चन नंबर 3, MS एक्सेल वर्कशीट की किसी सेल को एडिट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी फंक्शन कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो किसी सेल को एडिट करने के लिए F2 फंक्शन की का उपयोग किया जाता है और F3 फॉर्मूला बॉक्स ओपन करने के लिए किया जाता है और F4 मर्ज एरिया कर्सर के लिए किया जाता है और F5 गो टू स्पेशल फंक्शन ओपन करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, इंटरनेट से संलग्न प्रत्येक कंप्यूटर में निम्नलिखित में से क्या होना आवश्यक है। तो किसी भी इंटरनेट से संबंधित कंप्यूटर में IP एड्रेस होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, बिना IP एड्रेस से इंटरनेट नहीं चल सकता है। क्वेश्चन नंबर 5, HTTPS शब्द का क्या अर्थ है, इसकी फुल फॉर्म हमको बतानी है। तो इसका फुल फॉर्म होती है ऑप्शन नंबर 2 में है, जो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित MS एक्सेल फॉर्मूला का परिणाम क्या होगा।
तो इसका जो परिणाम होगा 256/8/4/2। तो इसमें नीचे से डिवाइड नहीं होते, इससे ऊपर से डिवाइड होना स्टार्ट करते थे। जैसे 256 में जब हम 8 से डिवाइड करेंगे, 256 जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 32 आएगा, और 32 में फिर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 8 आएगा, और 8 में हम जब 2 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 4 आएगा। तो इसका राइट ऑप्शन होगा 4, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? MS वर्ड में एक टेक्स्ट एक साथ इटैलिक और बोल्ड दोनों नहीं हो सकता। तो ये कथन गलत है, क्योंकि दोनों एक साथ हो सकते हैं। दूसरा क्या है, MS वर्ड में किसी टेक्स्ट में फ़ॉन्ट का आकार 8 से कम नहीं हो सकता। ये भी गलत है, क्योंकि फ़ॉन्ट का आकार है वो 0.5 से लेके 999.90 तक हो सकता है। तो ये गलत है, जबकि जो हम रिवन में देखते हैं उसमें 8 से बेहतर होता है, जबकि नॉर्मल फ़ॉन्ट का आकार 0.5 से लेके नहीं 999.9 तक होता है। तो दोनों ऑप्शन गलत है, न तो फर्स्ट और न ही सेकंड। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट है। क्वेश्चन नंबर 8, ईमेल आईडी में निम्नलिखित में से किसकी गुंजाइश नहीं होती है? तो ईमेल में बड़े अक्षर हम लिख सकते हैं, लेकिन रिक्त स्थान की अलाउ नहीं होता है। संख्यात्मक मान भी हम लिख सकते हैं और डॉट भी हम लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा MS वर्ड सॉफ्टवेयर का सर्वोत्तम तरीके से वर्णन करता है? तो जो MS वर्ड सॉफ्टवेयर है हम उसको वर्ड प्रोसेसर बोलते हैं जनरल लैंग्वेज में। तो जो इसका सर्वोत्तम तरीके से वर्णन करता है वो एक वर्ड प्रोसेसर। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, यह एक वर्ड प्रोसेसर है। क्वेश्चन नंबर 10, MS वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा एक मान्य पैराग्राफ अलाइनमेंट नहीं है? तो MS वर्ड में राइट भी होता है, लेफ्ट भी होता है, जस्टिफाई भी होता है, लेकिन टॉप बॉटम नहीं होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो चौथा होगा, टॉप। तो ये हमारे पूरे जो 27 नवंबर 2020 को जो आफ्टरनून वाली शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ था उसका डिटेल सॉल्यूशन है। नेक्स्ट वीडियो हम इवनिंग वाली शिफ्ट का पेपर सॉल्यूशन करेंगे। तो ऐसे ही वीडियो सॉल्यूशन चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है जहां से आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।